मॉर्निंग बउआ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब लोग, जरा एक बार बैठ जाइए। आज हम लोग को शुरू क्या करना, पहला खत्म कर दिए एक चैप्टर ना, जो पहला चैप्टर था वो उसमें टोटल एकदम इंड कर दिए, खत्म कर दिए। अच्छा हाँ, क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रह गया, तो ऑब्जेक्टिव आगे हम करवाएंगे। पहले इसको थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आगे हम करवाने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो उसमें लाइव हो जाएंगे, ताकि सबके सब अपना है ना हो जाए, लेकर सब ऐड रहे। अच्छा अब आइए, आज हम लोग को शुरू क्या करना है, आज क्या शुरू करना है, विद्युतीय फ्लक्स चैप्टर लिखवाए थे ना। हाँ। विद्युतीय फ्लक्स और गॉस का नियम, गॉस का नियम। तो कोची था वो, बोलो विद्युतीय फ्लक्स। देखो फ्लक्स जो लिख रहे हैं सब लोग ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा। आधा फ लिखाता है ला, फिर आधा का और सही से फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। एवं गॉस का नियम हुआ, क्या कर नियम, बोलो गॉस का नियम। यही हमने के चैप्टर पढ़ना है। हाँ। तो हम लोग का अब इस बार हम लोग को शुरुआत करना है विद्युतीय फ्लक्स और गॉस का नियम। एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को डिटेल है, बहुत लंबा चौड़ा भी है, ये नहीं कि छोटा मोटा है, पढ़ाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्टिंग वाला जो क्लास है अगर आप कर लेते हैं ना, एक में टोटल बताते हैं आपको, सब्जेक्टिव के तौर पर 1 2 नहीं 12 गो क्वेश्चन पढ़ना है। 5 नंबर के 12 क्वेश्चन पढ़ना है, 1 2 है ना नंबर के, नहीं के नंबर के 5 नंबर का 12 क्वेश्चन पढ़ना है। अच्छा अब एक दिक्कत है कि सर 12 क्वेश्चन कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 12 क्वेश्चन पहले के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत सुन रहे हैं, तुम पहले पढ़ लियो, ये कारण से ऐसा लग रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये 12 क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगा आपको मैथ के। कौन सी की जरूरत पड़ेगा, मैथ। और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में मैथ बतावेंगे ना, ध्यान रखना इस चैप्टर में इस मैथ की उतने ज्यादा जरूरत है जितना लड़कियों को मेकअप की जरूरत है और लड़कों को मोबाइल की जरूरत है। तो जितना जरूरत लड़कियों को मेकअप के है ना, और जितना लड़कों को मोबाइल की जरूरत है, उतना ही विद्युतीय फ्लक्स और गॉस के नियम को पढ़ने के लिए कुछ अप्लाइड मैथ की जरूरत है। तो पहले एक क्लास में हुआ आपको ये आधा घंटा में ये मैथवा को हम समझा देते हैं। जैसे वो मैथ समझ में आया एकदम फिर कहानी खत्म। 12 क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी बना के आप उड़ा दीजिएगा डायरेक्ट, नहीं उसमें कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें मैथ की जरूरत है, तो यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ से इसको शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले विद्युतीय फ्लक्स और गॉस के नियम जो है ना उसको साइड करते हैं, और ओकरा में यूज होवे वाला बार बार प्रयोग होवे वाला मैथवा को समझ लेते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, एक बात क्या है, जैसे देखिए 2 गो सदिश है, एगो ए वेक्टर है, दूसरा कुछ माने है, बोलो बी वेक्टर। ए वेक्टर दूसरा बोलो बुआ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, हाँ बुआ हाँ सुने। इसमें मैथ की जरूरत है, जेकरा में सदिश है ना सबसे पहले सदिश है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इसको आप गुना करे जाइएगा ना, गुना जब करोगे तब गुना करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके केवल 2 तरीका है। वेक्टर में सदिश में मल्टीप्लाई करके केवल 2 तरीका है। आदिश में तो ढेर मनी तरीका था, जिससे 2 और 3 को गुना करने के लिए कहा जाए। तो बताइए किस तरीका से कीजिएगा। एक तो हम ऐसे करके बीच में डॉट दे दिए, हो गया। दूसरा 2 गुणे 3 ऐसे लिख देंगे, चाहे 2 को ऐसे ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, चाहे हम ऐसे करेंगे हुआ है ना 2 और 3 को ऐसे ब्रैकेट में लिखो, 2 को ब्रैकेट में 3 को ब्रैकेट में लिखो, उलट के लिख दो 3 × 2 3 ऐसे करके है ना, 3 को आगे कर दो 2 को ऐसे। अरे ढेर में नहीं लिखा जाएगा, सबके मतलब कुछ होता है, गुना होता है। आदिश के कंडीशन में गुना करने के ढेर मनी तरीका है, लेकिन सदिश वाला कंडीशन में गुना करने के केवल 2 तरीका है। अगर वेक्टर से बजाना तो गुना केवल 2 ही तरीका से आप कर ही सकते हो। और 2 तरीका में सबसे पहला तरीका कुछ है, सबसे पहला तरीका ध्यान से सुनेगा, इसमें है ना गुना करके 2 तरीका में सबसे पहला होता है आदिश गुणनफल। ध्यान से समझना, आदिश गुणनफल, गुना मतलब को गुणनफल है, गुणनफल निकाले हैं, गुना मतलब कोची गुणनफल। तो सबसे पहला कोची बोलो आदिश गुणनफल, कोची बुआ आदिश गुणनफल। और दूसरा होता है कोची सदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल, पूछा जाए कि बताओ बुआ अगर 2 गो सदिश आपको दिया है, 2 गो कोची दिया है सदिश, तो उसको गुना करके के तरीका 2 तरीका। कौन कौन बोलो, सबसे पहला आदिश गुणनफल, दूसरा बोलो सदिश गुणनफल। आदिश गुणनफल कोची, आदिश गुणनफल को सूचित कैसे करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। सूचित कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है और इसका आदिश गुणनफल निकालना हो ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर बीच में डॉट देते हैं बी वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर डॉट कोची बी वेक्टर। इसको ध्यान से समझिएगा, बीच में कोची दी है डॉट, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। कोची बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब गुना, प्रोडक्ट मतलब गुना को इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन कहते हैं चाहे प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन चाहे प्रोडक्ट, फिर से मल्टीप्लीकेशन है चाहे तो एकरा हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कोची बोलो डॉट प्रोडक्ट, कोची
डॉट प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं। तब बताइए, पूछा जाए कि ए और बी के अदिश गुणनफल को सूचित कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट, नहीं तो इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, गुणे तो करना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बताइए, पूछा जाए कि ए और बी के अदिश गुणनफल को सूचित कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके थोड़ा देखो ना, पंखा बंद करो तो लाइन कट गया वो, फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर डिजिटल बोर्ड बंद हो जाए तो फिर पढ़िएगा कैसे। चलिए, तो यहाँ पर बताइए, अगर कहा जाए कि अदिश गुणनफल वाला को, अदिश गुणनफल को सूचित किससे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेकिन मेन तौर पे सूचित करना तो पढ़ना ही है, लेकिन एक पढ़ल कैसे जाएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको परिभाषा में आवेगा हुआ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना, इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो डॉट मतलब क्या है ना, तो वहां पर जब उसको है ना फ्लक्स को परिभाषित कीजिएगा, विद्युत के फ्लक्स को, तो वहां पर डॉट आ जाएगा। तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो इधर, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सा गुणनफल? बोलो, कौन सा? अदिश गुणनफल। कौन सा? अरे कौन सा गुणनफल है, बोलो ना। तो केकर केकर है? ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सी है? अदिश गुणनफल। डॉट जैसी आ जाए तो समझ जाना कि अदिश गुणनफल है। क्लियर हो गया? कि अगर आपको ऐसे कहा जाए ई वेक्टर को दिए हैं, यहाँ लिखे डीए वेक्टर, तब बोलो ई को होता था विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, और डीए होता सदिश क्षेत्रफल। तब विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को फ्लक्स कहते हैं। ताकि जब फ्लक्स शुरू करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये वाला। पहले एक बार बताइए, पूछा जाए कि दो सदिश को गुना करेंगे के तरीका? के तरीका? कौन कौन तरीका? अदिश गुणनफल और बोलो सदिश। अदिश गुणनफल को किससे करेंगे? ए वेक्टर डॉट, अगर एक्स और वाई रहे तब बोलो एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ेगा बताइए? इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का डॉट, डॉट मतलब कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। एक क्या पढ़िएगा बता सकते हो? देखो इधर, यहाँ हम एक्स डॉट वाई लिखेंगे, कौन सी पढ़ेंगे? बोलो, एक्स वेक्टर एवं वाई वेक्टर का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। ये बात समझ में आया? हाँ। पूछा जाए कि कौन सी लिखे? बोलो एम डॉट एन लिखे, बता सकते हो? एम वेक्टर, और बोलो वो एन वेक्टर का कौन सा? अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। थोड़ा आराम से, नहीं ज्यादा उबिया के नहीं, ठीक है? कहे बात समझे? हाँ। तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा मैया लोग तो होने की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, था यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। अदिश वाला हम लोग पढ़िए। अब आते हैं सदिश। एक बात आपको हम समझा देते हैं, इस चैप्टर में आपको सदिश के बारे में कोई जानकारी नहीं लेना है, कोई जानकारी नहीं लेना सदिश के बारे में। तो आप ना भी पढ़िएगा तो काम चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर आपको 12th के मैथ में मिल रहा है पढ़ने के लिए। अभी तो पढ़ा ही रहे हो वेक्टर, तो वेक्टर में काफी डिटेल हमने को पढ़ना है। तो सदिश केवल अप्लाई जो होगा ना मैथ इस चैप्टर में, ओकरे खाली हमने को पढ़ना है। सही है? तो एक आखिर अगर पूछा जाए कि सर सूचित कैसे करेंगे, कुछ कुछ बता दीजिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत देख लो। अगर देखते हो तो सूचित तेरा करते हैं ऐसे, वो देखो ए और बी दिया है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ते हैं। क्रॉस है, इसमें डॉट था, देखो यहाँ बिंदु दिए थे, टिकली जैसा साटे थे तो डॉट, टिकली जैसा मतलब कोची डॉट, एक में ऐसे किए हैं कोची है, काटे हैं तो कोची है क्रॉस। तेरा पढ़ेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सा गुणनफल? सदिश गुणनफल है। समझ में? हाँ। इसको सूचित ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से करेंगे। यहाँ में डॉट था डॉट प्रोडक्ट है, में क्रॉस किए हैं तो कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। कौन सा प्रोडक्ट? बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहा जाएगा। एकरा में है ना, इसमें क्रॉस किए हैं। एकरा कैसे पढ़े थे? ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सा? अदिश गुणनफल। एकरा पढ़ेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का सदिश गुणनफल। यहां तक में कोई दिक्कत है? और ये बात ध्यान रखते हुए वो कि एक बारे में इस चैप्टर में हमने को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा किसके बारे में मिलेगा? अदिश वाला के बारे में। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए, अच्छा अदिश वाला में थोड़ा सा और आगे पढ़ना है कि सर अगर ऐसे दे देगा तेरा तोड़ेंगे कैसे? ध्यान देना बुआ, इसको तोड़ल कैसे जाता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर को हल करने का तरीका, इसको हल कैसे किया जाए, ठीक है? एक सोल्व कैसे करेंगे? चलिए, तो इसको सोल्व करके तरीका समझाते हैं। देखिए, अगर कहीं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर मिल गया ना, तेरा सोल्व करके तरीका कैसे रहेगा? ध्यान से देखिएगा। एक लिखेंगे ए वेक्टर का मोड, इसे मोड लगाएंगे। इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, कोई पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का परिमाण, हिंदी में परिमाण, लेकिन परिमाण वर्ड का बार बार प्रयोग नहीं होगा, उसको मैग्नीट्यूड सीधे करना, मोड सीधे करना। मोड से भी ज्यादा अच्छा हमने कुछ रहता
मैग्नीट्यूड को जी मैग्नीट्यूड तो कैसे पढ़े लिखेंगे बोलो ए का मैग्नीट्यूड फिर देखो यहाँ बी है तो इन्हें लिखो इसे बी का मैग्नीट्यूड इसे बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे बोलो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे cos थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा किसी को दिक्कत है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड रखो जी cos थीटा हाँ बोलिए क्या सही cos थीटा कहां से आ गया था थीटा थीटा कहां से आया बता रहे थीटा कहां से आया ये देखो डॉट की परिभाषा है वास्तव में ई डॉट के कोची है और ये थीटा यहाँ आता है ना वो थीटा एक नाम में ए वेक्टर है अब बी वेक्टर है दोनों के बीच का कोण होता है तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए और बी के बीच कोची है कोण पूछा जाए थीटा क्या है तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोची कोण किसी को कोई दिक्कत इतना में है ये पूरा बात समझ में आ गया फिर से एक बार रिपीट करते हैं पूछा जाए कि ए डॉट बी कोची होगा ए डॉट बी बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के आदेश गुणनफल सबसे पहले इसको देखो इसको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं इसका बराबर फॉर्मूला कैसे रहेगा तो बताओ ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए का मोड लिखेंगे फिर बोलो बी का मोड लिखेंगे और फिर बोलो कुछ लिखेंगे cos थीटा याद रहेगा ए का मोड बी का मोड cos थीटा ए का मोड बी का मोड cos थीटा अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इनमें से बताते हैं लेकिन आप लोग पूछ दिए तो पहले इसको बता दिए पहले थीटा क्या है ये बताइए इस ए और बी के बीच का कोची कोण इस ए और बी के बीच का कोची हुआ कोण है अच्छा यहाँ देखिए ये ए का मोड क्या होता है ये समझना ये ए का मोड मतलब क्या ठीक है इसको समझना जरूरी है इसे एक बार बताइए एक वर्ड इसको ए के मोड को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं परिमाण कहते हैं कोची कहेंगे और परिमाण के मतलब होता है वो अंक वाला मान अंक वाला कोची अंक वाला मान को परिमाण कहते हैं अंक वाला मान जैसे एक एग्जांपल देते हैं अभी बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा काहे जल रहा है बोलो काहे लाइन दे ले करेंट जा रहा कोई जा रहा करेंट कितना जा रहा है ये बताओ तो जितना ध्यान देना इससे जितना करेंट जाएगा ना वो 2 एम्पियर 4 एम्पियर 10 एम्पियर तो जितना वैल्यू होता है अंक वाला मान होता है 2 3 4 10 उसी को हम लोग परिमाण कहते हैं उसी को मोड कहा जाता है उसी को मैग्नीट्यूड कह रहे हैं जो मोड लिखे हैं ना इस ए का मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चलाता है अब 50 के स्पीड से जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना उसका परिमाण कितना हो गया 50 मान लीजिए देखिए यहाँ पर आगे बैठी हुई है मान लीजिए 80 केजी के हैं क्या केजी के हैं ऐसे कर रहे हैं 80 केजी के 80 केजी का आप हैं तो 80 केजी का बुआ तो बताओ उसके द्रव्यमान का परिमाण कितना हो गया 80 हो जाएगा परिमाण मतलब खाली अंक वाला मान बताना हो कुछ नहीं बताना है तो पूछा जाके बताइए यहाँ पर ए का मोड कौन सी है ए का परिमाण हो गया परिमाण मतलब बोलो अंक वाला जो भी अंक वाला मान रहेगा ना इसको लिखना होता है आगे सब धीरे धीरे जब यूज करेंगे ना तो समझ में आएगा अभी अगर थ्योरिया पहले पढ़ो ना बदमाश यहाँ पर देखो अच्छा ई वाला कौन है बी का मोड मतलब बी का मैग्नीट्यूड है बी का अंक वाला मान कितना रहेगा अब एक बात और समझाते हैं ध्यान देना सबसे पहला तो बात आपको हम ऐसे कहें कि ए और बी को सोल्व कैसे करेंगे हल कैसे करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या लिखे बोलो ए का मैग्नीट्यूड बोलते जाओ ए का मैग्नीट्यूड फिर बोलो बी का मैग्नीट्यूड फिर बोलो cos थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा अब एक मोड हटावे के हमने के पास एक तरीका है अब बार बार हर एक क्वेश्चन में का जरूरत पड़ेगा ध्यान से समझना यहाँ से है बोची बुआ कि अगर मोड को हटाओगे ना तो ये कहता है कि हम तो जेबे करेंगे सना तुमको लेके जाएंगे हम तो जाएंगे तब सजा दे लेके जाएंगे कैसे अगर ये मोड हटेगा ना बुआ तो एक पर से जो तीर के निशान देख रहे हो ये भी हट जाएगा तो केवल कोची बचा बोलो ए केवल बोलो एकरा में से अगर मोड हटावेंगे तो ये भी हटेगा हम तो जेबे करेंगे तो साथे लेके जाएंगे तो एकरा में कोची बचेगा बी यहाँ बोलो वो cos थीटा समझ में आ गया है किसी को दिक्कत है तो यही एक हल करे के तरीका हुआ कि ए डॉट बी आवेगा तो कैसे हल करेंगे बोलो ए डॉट बी बराबर क्या बोलेंगे बराबर बोलते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा याद रहेगा फिर से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा किसी को दिक्कत है अब आइए एक और कैसे लिखेंगे ए के मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे बी के मैग्नीट्यूड को बी या लास्ट में कुछ लिखेंगे मतलब ए बी cos थीटा अगर आपसे इसी तरह से कहा जाए कि बताओ बुआ एक्स डॉट वाई बराबर कैसे लिखेंगे जल्दी से बोलो एक्स का मैग्नीट्यूड फिर बोलो वाई का मैग्नीट्यूड लास्ट में बोलो बुआ cos थीटा सही है पूछा जाए कि इसमें थीटा क्या है तो एक्स और वाई के बीच का कोण एक्स और वाई के बीच का एक और सोल्व करेंगे तो यहाँ तो हम तो जेबे करेंगे सना तुमको बोलो एक्स बाई एन बोलो बुआ cos थीटा कोई दिक्कत है समझ में है बस आराम से कम वोल्टेज में एकदम पूरा चिल्ला के नहीं बोलना है ये बात क्लियर हो गया सबको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब एक दो अलग से केस हमने के पढ़ने के लिए होता है ध्यान से समझना हुआ दो केस एक हल करने के लिए ए डॉट बी निकालने के लिए दो केस देता है सबसे पहला
केस 1 में कहता है ना कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक के डायरेक्शन में होगा, ध्यान से समझना बुआ, यही एक ऐसा केस है ना बुआ जो आपको बोले हैं कि इस चैप्टर में 12-13 को हमने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, वो 12-13 क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा। हर एक स्थिति में दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों एक के डायरेक्शन में हो जाएगा, जिधर ए रहेगा उधर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है का मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में का मतलब क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर लिया है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हम ऐसे करके लिया, ऐसे लिया दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच का कुछ कोण है कि नहीं है, ये देखो इधर है कि नहीं कोण, ऐसे थीटा कोण है 30 डिग्री 60 डिग्री, मान लो कि है ना, यहाँ पर थीटा हमने के पास 60 डिग्री है, के डिग्री है। अब हम कोई करते हैं ना, ध्यान से समझना बुआ, अब हम क्या कर रहे हैं कि एकरा बुआ, इसको देखो इलेनमा जो था ना, एकरा हम पकड़ लेते हैं इलेनमा को, इलेनमा को उठा के इसे लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, हालांकि घुमावे वाला तो व्यवस्था ये नहीं है रहने, क्या होगा लेकिन वो जानकारी हम रहे नहीं। अब कोई करते हैं कि एकरा घुमा के नजदीक लेके जाते हैं, यहाँ लेके चला है, यहाँ पर, यहाँ इन्हें हटा देते हैं, देखो इन्हें कोई करें, बोलो हटा के, अब यहाँ लिया है, तो बताओ अब कौन 60 है कि कम हो जाएगा, देखो इधर कम, अब बोलो अब और कम, यहाँ देखो अब और कम है, और थोड़ा सा और एक अगर नजदीक हम लोग कर देंगे तो एकदम कोण बचेगा। पहले ए वेक्टर इधर है, अब बी वेक्टर एकदम नजदीक चल गया था, कोण और कम हो गया। अच्छा ए यहाँ पर बी वाला था, ये बी को थोड़ा सा और उठा के नजदीक लेके जाएंगे, ऐसे किए हैं देखो ऐसे, तब बताओ कोण और कम गया। हम बी को इन निचलका वाला को सीधे उठा के एकरे पर रख देंगे तो दोनों के बीच कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, कोई कोण दोनों के बीच नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया ना बुआ, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो दोनों के कोण है, दोनों के बीच का कोण कितना, समझ में तो होने की दिक्कत है। फिर से देखिए एक बात समझिएगा, ए वेक्टर इधर लिए हैं, हम बी वेक्टर इधर देखो, इधर लिए हैं बी वेक्टर। अब एक बार बताओ, दोनों के बीच का कोण है कि नहीं है। मान लो कि दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना 60। अगर दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों के बीच के कोण का 60 डिग्री है, हम बी को उठा के और उधर लेके जाते हैं, ए के डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यहाँ से बी को हटा रहे हैं, अब बी को अब हम यहाँ कर दिए, यहाँ ऐसे कर दिए हैं, तब 60 है कि कम गया है, बोलो कमा है कि नहीं। और थोड़ा सा कम के कितना हो गया 30। मान लीजिए कि और एक हम उठा के यहाँ से हटाते हैं, एक उठा के और इसे सटा दिए तो और कम हो जाएगा। और जैसे ही एक उठा के हम एकरा पर रख देंगे तो दोनों के बीच का कोई कोण नहीं बनेगा, ए नहीं। अब बी भी एकरे पर चल गया तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0। कितना 0। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, तुम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए, अगर दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब समझना हुआ, अगर दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0। अगर 0 होता है तो कैसे निकालिएगा। अब हमको चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे निकालोगे बोलो। ए डॉट बी कैसे सोल्व करते हैं, बोलते जाइए फॉर्मूला, ए का मोड कौन चीज, ए का मैग्नीट्यूड, फिर बोलो बी का मैग्नीट्यूड, फिर बोलो बुआ कॉस थीटा, सही है। अच्छा ए के मैग्नीट्यूड को कौन लिखेंगे, बी के मैग्नीट्यूड को, यहाँ बोलो कॉस, और थीटा के स्थान पर कितना 0 का है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया 0 हो जाएगा। अच्छा अब कोई बता सकते हो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, हाँ बोलो भैया, हाँ cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू, तो एक cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इंटू cos 0 1 हो गया, तो टोटल मिला के वैल्यू कितना आया है, बोलो ए बी कितना। तो एक बात यहाँ देखो, इतना हमने रटना नहीं है, केवल तरीका समझना। हर एक 12 क्वेश्चन में बोले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट यही केस है। यही केस आपको केस 1 नहीं देता, केस 2 कभी नहीं देता आपको, केस 2 कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, उसके लिए हम समझाएंगे। ध्यान रखना, अगर दोनों सदिश दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हो और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो थीटा गया तेल लेवे, कहा कि थीटा 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे ए बी, सिंपली ए बी। कहा जाए हुआ कि x डॉट वाई है, कुछ बोलो x डॉट वाई, तो एक सोल्व करेंगे। अगर थीटा 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो केवल x इंटू वाई हो जाएगा, केवल x इंटू वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आया सबको। एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा कितना हो जाए बताओ, 0। एक ही डायरेक्शन में तो थीटा कितना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू, आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। ये केस 1 हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं केस 2 पर, ध्यान से समझिएगा। केस 2 पढ़ा रहे हैं हुआ, केस 2 देखिए। केस 2 में कहा गया है ना कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, ए वेक्टर एने है तब बी वेक्टर एने, दोनों के बीच का कोण लंबवत मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। लंबवत मतलब दोनों के बीच का कोण कितना, 90। अब हमको चाहिए बउआ, अब चाहिए ए डॉट बी, कैसे निकालोगे बोलो। ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला बोलो,
ए का मैग्नीट्यूड बोलते जाइए, बी का मैग्नीट्यूड, फिर बोलो कॉस थीटा। ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। बी के मैग्नीट्यूड को आप कॉस। अब देखो दोनों जब लंबवत है तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं है, दोनों लंबवत है तो 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का स्थान पे कितना रख देंगे? और कॉस 90 का वैल्यू को बता सकते हो, लेकिन ईश्वर बता देगा। हाँ बिल्कुल 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो एक तो 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो यहाँ बोलो हुआ ए बी इंटू 0। ए बी में अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ए लीजिए, आपको बताइए अगर दोनों एक ही दिशा में होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो एक के दिशा में जब दोनों रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और इसके बाद जब इसको सोल्व किए थे, यहाँ जब सोल्व किए थे तो देखो यहाँ पर ए भी आया, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जब लंबवत हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होकर पूरा कट के फलक से एकदम 0 हो जाएगा। जब फलक वहां निकालिएगा तब अभी डॉट यहाँ पर 0 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है? हाँ कोई दिक्कत है? बताइए। वेक्टर के बारे में टोटल समझा दिए, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, वो कोची कोची पढ़ा, इधर देखना और बोलते जाना। एक बार बताइए, चैप्टर का नाम बोलिए विद्युतीय फलक और गॉस का नियम। अगर दो सदिश को गुणा करने के लिए कहा जाता है किस तरीका से? 2 तरीका से। कौन कौन गुणनफल बोलो? अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कौन सा? सदिश गुणन। अच्छा एक बार बताइए, अदिश गुणनफल को कैसे सूचित करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी। इसको पढ़े कोची, ए एवं बी का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। एक तो जरूरत है। आप क्रॉस वाला में यहाँ पर इसको क्रॉस पढ़ते हैं, वो यहाँ क्रॉस डबल जाता है, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सा? सदिश गुणनफल। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अब आइए है ना, इसको हल हम लोग कैसे करेंगे? ए डॉट बी को हम लोग हल कैसे करते हैं? ए एवं बी नहीं है, ए बीच में डॉट था, ए डॉट बी को हल करने का तरीका। तो डॉट को हल करेंगे तब बोलो वो कैसे लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ पर अगर आप मोड हटाना चाहते हो ना तो मोड तो हटवे करेगा, हम तो जैबे करेंगे सनम, और तुमको भी लेके जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको है ना, ए के मैग्नीट्यूड को ए लिखेंगे, बी के मैग्नीट्यूड को बी लिखेंगे और cos थीटा। अच्छा एक हल करेंगे, दो अलग अलग से केस देता है कि बताइए अगर ए और बी दोनों एक के डायरेक्शन में, बोलो बस खाली इतना ध्यान रखना है कि अगर दोनों डायरेक्शन में हुआ तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 डिग्री है ना, लेकिन हमने के cos थीटा था, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। बस यही तो ध्यान रखना हमने के। आज जैसे ही दोनों लंबवत हुआ, दोनों को जो हुआ लंबवत, थीटा के डिग्री हुआ 90, और cos 90 का मान 0 होता है, गुना करके सब चीज में 0 इसमें आ जाएगा, पूरा चीज इसमें 0 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है? एक बाद हमने के एक बात और पढ़ना है बउआ, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। कोई पढ़ना है क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कौन सी राशि होता है? क्षेत्रफल कौन सी राशि होता है, ये भी हमने का पढ़ना है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश है, अदिश है, क्या है ये, एक बहुत डिटेल में है ना, इसके बारे में हमने का पढ़ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल आ जाएगा। ई वेक्टर और डी वेक्टर आएगा, हर एक क्वेश्चन में आएगा। हाँ चलिए, तो देखिए क्षेत्रफल में एक बात आपको बताते हैं, या क्षेत्रफल जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तब क्षेत्रफल आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए ना, वो ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए कि ई कोई एक लाइन है, इतना हम लाइन खींचे हैं, इसकी लंबाई कितना है बोलो? एल। लंबाई कितना लिए है? हमको कोजी करना है, एक में से तानी मनी इतनी सुन काटना है। देखो एकदम थोड़ा सा इतनी सुन हमने की लंबाई काटना है, इतनी सुन। तो इसकी लंबाई कैसे लिखेंगे? यदि किसी बड़े चीज को बड़ी छोटा चीज में बदलना हो ना, तो में डी लगाते हैं। कोई लगाते हैं, किसी चीज में तुम डी लगा दोगे ना तो एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम तनी को। इसमें डीएल कर देंगे ना तो इसको कहेंगे अल्प लंबाई। कोई कहेंगे अल्प लंबाई, इसको कहा जाएगा अल्प लंबाई। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है? कोई बड़ा चीज में, जैसे मान लीजिए खेत है कोई, ठीक है, ऐसे करके पूरा मान लीजिए पूरा बोर्ड है, तब पूरा बोर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई हो, एल इंटू बी कर देंगे तो टोटल बड़ा क्षेत्रफल निकलेगा। तब बड़ा क्षेत्रफल इस बोर्ड का हम ये मान लेते हैं। कितना मानते हैं? तो बताइए एकरा में वो हम ऐसे करके बिंदु यहाँ पर ऐसे किए, देखो दिख रहा है बिंदु, एक क्षेत्रफल बताओ, ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? तो बताइए, एक बड़ा चीज आपको दिया, कहा कि पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल ये है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल डी लगा लो। कुछ करेंगे डी, जैसे ही डी लगाइएगा ना तो ये एकदम अल्प, एकदम छोटा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब खेत देखे हो, खेत में जाओ तब पूरा खेत के लंबाई चौड़ाई ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा है। हाँ। जाकर ओकरा में पैर रख दीजिए, जैसे पैर रखने के बाद लाठी लेके जाओ और लठिया ऐसे करके रख दीजिए। अब लठिया जितना जगह छेकेगा ना, उसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो यदि पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो बताओ छोटका पॉइंट वाला, लठिया वाला पॉइंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो? डी ए। कितना होगा बोलो? डी ए हो जाएगा। कितना होगा बोलो? डी ए। किसी को दिक्कत है? बैठिए, ऐसे हो गया।
किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बताओ, बहुत बड़ी चीज को छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं? डी। ठीक से बैठो। बहुत बड़ी चीज को छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं? डी। बड़ा चीज को छोटा, जैसे मान लीजिए कि वो अंडा इसे दिया, कुछ दिया है, अंडा का आयतन भी है, आयतन कितना है? एक में कैसे खचाक से वो सुई घोंप दिए हैं, तो सुई घोंप दिए तो सुइया जितना घोपे हैं ओकर आयतन कितना रहेगा? तब बताओ पहले बड़ा क्षेत्रफल कितना है? भी। क्षेत्रफल नहीं, आयतन भी है। तो वो अंडवा में जो सुइया भोंके है ना छोटा सा, अगर हमको कहे आयतन बताइए तो कितना लगाएंगे? डी भी लगा देंगे। डी किसी भी बड़े चीज को, डी से जो हम लोग पढ़े हैं ना, यही तो काम करता है, डिफरेंशिएशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बउआ कि अगर कोई बहुत बड़ा चीज रहे, अगर कोई बहुत बड़ा रहे और बहुत छोटा करना है, कुछ करना है, तब बहुत छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलो। बहुत छोटा करने के लिए मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें डी लगा देंगे। कौन सी करेंगे? डी। किसी को इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बड़ी राशि को छोटा राशि बनाना है, कौन सी करेंगे? डी। क्या करेंगे? डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भैया डी रहेगा तो अल्प पढ़ा जाएगा, कौन सी पढ़ेंगे? अल्प। बताओ, ए को हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमको डीए दे दे तो बताइए ए क्षेत्रफल रहा कि एकदम छोटा सा क्षेत्रफल हो गया? बोलो, छोटा सा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक बार में हम लास्ट में लिखवाएंगे, अभी समझो, हम लिख के सब दे देंगे, आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप एक बात बताइए कि अगर कोई बड़ा है, ध्यान देना, अगर कोई बड़ा चीज है एक हमको छोटा करना है तो उसमें क्या लगा देंगे? बोलो। डी जैसी लगा देंगे, डी लगा देंगे ना, तो कुछ हो जाएगा, बड़ा चीज कुछ बन जाएगा? छोटा। बड़ा चीज को छोटा करना है तो कुछ डी। जैसे मान लो कि इसका टोटल का क्षेत्रफल ए है, कितना है? तो यहाँ पर छोटका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डी ए। हाँ, क्या बोल रही है? हाँ मैया बोलो। अच्छा ई कहना है, ओह ठीक है, समझिए। इनको कहना है सर कि अगर बड़ा चीज हमको दिया है और छोटा करना है तो डी लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमको कहता ना कि देखो ये बड़का नहीं दे रहा, हमारा खाली छोटका दिया कि एक का क्षेत्रफल डी ए है, तो ये बड़का क्षेत्रफल कितना होता? तब उसमें क्या लगाते? उसमें इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन। आगे हम समझाते हैं, जैसे इसको इंटीग्रेशन डीए करोगे ना तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम समझाते हैं भैया, आगे पहले इंतजार करो। चलो इतना सबको क्लियर हुआ है। चलिए अब आते हैं पहले क्षेत्रफल पर। पूछा जाए कि क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बताइए, तुम लोग बोलो, क्षेत्रफल कौन सी राशि? सदिश के अदिश। तन्नी को मैं क्षेत्रफल निकालता था लंबाई गुना चौड़ाई करके, तो में आई कैप जे कैप और के कैप लिखते थे का कि क्षेत्रफल बराबर ए वेक्टर बराबर 5 आंसर, ऐसे नहीं लिखता था का? मतलब क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदिश की अदिश? अदिश। कौन सी? अदिश। लेकिन एक बात ध्यान रखना बुआ, क्षेत्रफल सदिश राशि भी होता है और अदिश राशि दोनों होता है। क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा सदिश राशि भी है और अदिश राशि भी है। अगर बउआ ध्यान रखना छोटा क्षेत्रफल होगा ना, छोटा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बड़ी कम रहेगा, छोटा कहे का मतलब में डी लगा देंगे, कुछ लगा देंगे। जैसे ऐसे दिया डी ए दिया है तो ए नहीं डी ए वेक्टर लिखा जाएगा, और छोटा क्षेत्रफल हमेशा सदिश राशि होता है। याद करो, छोटा क्षेत्रफल कौन सी राशि? सदिश राशि, याद रहेगा। लेकिन जितना हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, बड़ा क्षेत्रफल है ना, एगो फील्ड के क्षेत्रफल निकालिए तो खेत के क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करो, सब छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था क्षेत्रफल। तो जितना भी बड़ा वाला क्षेत्रफल होगा ना, वो बड़ा वाला क्षेत्रफल, ये बड़ा क्षेत्रफल को ये लिख रहे हैं, इस सबके सब अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होगा? बोलो, अदिश राशि रहेगा। तो चलो क्षेत्रफल के बारे में क्लियर हो गया। क्षेत्रफल के बारे में 2 बात पढ़ना है, जिसमें एक बात आपको हम पढ़ा दिए हैं। पूछा जाए कि बताओ बुआ, क्षेत्रफल कौन सी राशि? सदिश की अदिश? सदिश भी और अदिश भी। फिर से सदिश भी। सदिश राशि कब होगा? जब छोटा क्षेत्रफल रहेगा तब। छोटा, जैसे यहाँ डी है तो डी लगा दिए तो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? किसी बड़े चीज को छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं? डी। तो डी लगा दिए तो छोटा हो गया, और ये क्षेत्रफल है, अगर डी लिखेंगे तो वास्तव में कोई छोटा क्षेत्रफल है। इसका मतलब छोटा है तो सदिश हुआ कि अदिश हुआ? बोलो, सदिश क्या अदिश? सदिश। कोची? सदिश। अब आओ, अगर कोई बड़ा क्षेत्रफल रहे जेकरा हम ए लिखे हैं, कौन सा? बड़ा, और हमें ए लिखे हैं, कोची लिखे हैं? ए। तो एक बार बताइएगा, ये बड़का क्षेत्रफल सदिश हुआ कि अदिश होगा? जितना बचपन में हमने पढ़े थे उस सबके सब अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होगा? अदिश। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। देखो इस चैप्टर में जो 12 को आपको हम क्वेश्चन बताए ना, 12 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के मिलेगा, वो 12 क्वेश्चन एक कॉमन चीज है। बार बार इस डीए के नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, और डीए को हम लोग बोलते को चाहिए, ध्यान से समझना बुआ। एक बात बताओ, छोटा क्षेत्रफल की है तो सदिश है क्या अदिश है? बोलो, सदिश है। कोची है? तो सदिश है, तो इसको सदिश क्षेत्रफल पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सदिश क्षेत्रफल कोची पढ़ेंगे? बोलो फिर से, सदिश क्षेत्रफल। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए 2 चीजें बताए हैं बुआ, ध्यान रखना।
इस हर एक दो चीजों का दो चीजों का एक बार नहीं, टोटल 12 बार प्रयोग होने वाला एक ही चैप्टर में। सबसे पहला चीज आपको हम पढ़ने के लिए बताए थे, सबसे पहला चीज यहां पढ़ने के लिए ए डॉट बी को कुछ बोले थे, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का कौन सा गुणनफल, डॉट ना है तो डॉट मतलब अदिश गुणनफल। एक पहला ही पढ़ने के लिए बताया है, और दूसरा आपको हम यहां पढ़ने के लिए बताया है डीए वेक्टर को पढ़ते हैं सदिश क्षेत्रफल। डीए को कौन पढ़ते हैं, छोटा के बड़ा, छोटा था सदिश के आदेश, छोटा था सदिश के आदेश, सदिश क्षेत्रफल पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए क्षेत्रफल में एक बात और रह गया है, क्षेत्रफल में एक बात ही रह गया। एक बात बताओ, क्षेत्रफल अगर छोटा क्षेत्रफल सदिश राशि है मान लेते हैं, कौन सी राशि है, तो सदिश है तो हमारे पास तो डायरेक्शन होना चाहिए। सदिश के पास परिमाण होता है, दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। एक दिशा किधर रहेगा, देखिए एक बात बताते हैं, क्षेत्रफल का जो दिशा होता है, क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है ना बुआ, ये डायरेक्शन हमेशा निर्भर करता है देखने वाला पर। केकरा पर बोलो, देखने वाला। ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का दिशा जो है, डायरेक्शन जो है, ये हमेशा देखने वाला पर निर्भर करता है। ठीक से बैठो, देखने वाला पर निर्भर करता है। किस पर, देखने वाला पर। ठीक है, क्लियर हो गया, देखने वाला पर। जो देखेगा ना क्षेत्रफल को, ओके। जैसे एक बार बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड को देख रहे हैं इधर, तो हम एनए से इसे देखेंगे तो क्षेत्रफल एनए रहेगा। ये हाथ आप ऐसे देख रहे हैं है ना, इधर से अगर इसको हम देख रहे हैं तो क्षेत्रफल का दिशा हमारा जो देखता है उधर होता है, समझ रहा। जैसे आप मान लीजिए बगल में बैठे हैं, तो जो घर में बैठे हैं सामने इधर देखो दीवार होगा, ये पट्टी देखो दीवार है, तो आप पूछा है कि ये दीवार का क्षेत्रफल की दिशा कितने रहेगा, तो हम एनए से देख रहे हैं मतलब हमारा तरफ रहेगा। वो देखने वाला पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा देखने वाले की ओर होगा। जेने से देखिएगा ना वो नहीं हो जाएगा। अगर इस बोर्ड को हम ई पट्टी से इसे करके देख रहे हैं ना, देखकर दिशा एने हो जाएगा। अगर यही बोर्ड को हम ऊ पट्टी दीवार को ओने से आके देखें ना तो उधर हो जाएगा। बात समझ में रहा, कहे क्लियर हुआ। ये हाथ का अगर आप देख रहे हैं इसे करके, एक अगर ओने से देख रहे हो ना, देखे वाला अगर ई पट्टी है ना, तो क्षेत्रफल का दिशा इधर हो जाएगा। अगर इसको एने से कोई पीछे से इसे देख रहा है तो देखे डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझ आया। तो पूछा है कि क्षेत्रफल का दिशा किधर होता है या किस पे निर्भर करता है, देखने वाला पर। किस पर, देखने वाला पर। किस पर, और हमेशा देखने वाले की ओर होगा, जेने से आप देखिएगा उधर रहेगा, समझ आया। जैसे मान लो एक फुटबॉल आपको इसे देता, फुटबॉल, तो फुटबॉल तो चार से बंद रहता है, तो फुटबॉल के अंदर से तुम देखोगे, बाहर से, बाहर से देखेंगे तो क्षेत्रफल की दिशा देखने वाला ये रहेगा, बाहर क्यों रहेगा, बात समझ में रहा। तो क्षेत्रफल का दिशा हमेशा देखने वाला पर निर्भर करता है। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा क्षेत्रफल इसका लंबवत, हमेशा क्षेत्रफल का दिशा जो रहेगा ना सतह पर लंबवत रहेगा। सतह पर कौन सी रहेगा, सतह पर लंबवत रहेगा, लंबवत रहेगा, ध्यान रखिएगा, सतह पर लंबवत। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि इसको हमको देखना है, पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, इसको हमारा देखना है, बोलो हम एने से देख रहे हैं तो क्षेत्रफल का दिशा एने हो जाएगा। अगर हम ऐसे एकदम रहेगा, हमेशा ऐसे लंब रहेगा, मान लो कि हम सामने से देख रहे हैं तो ऐसे हुआ, हम एने से ऐसे देखे जाएंगे ना तो क्षेत्रफल एने नहीं होगा, ऐसे हमारा लगी नहीं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा लंबवत। कोई व्यक्ति एने चला, इधर चला, एने से देख रहा है इसे, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर रहेगा, इधर तो रहेगा, लेकिन सतह पर ऐसे एकदम हमेशा लंबवत। ऐसे नहीं, हम एने चलाए तो ऐसे घूम नहीं जाएगा, हम एने जाएंगे ऐसे करके तो ऐसे घूमते हुए नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, क्यों, हमेशा सतह पर ऐसे हमेशा लंबवत रहेगा, हमेशा लंबवत। तो लो वो क्षेत्रफल खत्म किए हैं। क्षेत्रफल के बारे में बताइए। सबसे पहला बात, क्षेत्रफल सदिश के आदेश है, दोनों सदिश भी आदेश भी। क्षेत्रफल सदिश कब होगा, जब छोटा क्षेत्रफल रहेगा तब, और आदिश कब होगा, जब बड़ा क्षेत्रफल होगा तब। छोटा क्षेत्रफल को दर्शावे कैसे, डी ए वेक्टर, कैसे बोलो, डी ए वेक्टर। एक पढ़े को चीज सदिश क्षेत्रफल, क्या पढ़ेंगे, सदिश क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, सदिश क्षेत्रफल। अब आइए पूछा जाए कि क्षेत्रफल का दिशा किस पे निर्भर करता है, देखने वाला पर। हमेशा क्षेत्रफल की दिशा देखने वाले के डायरेक्शन में होगा, देखने वाला का दिशा में होगा। और दूसरा, क्षेत्रफल का दिशा हमेशा सतह पर कोची होगा, लंबवत, सतह पर कोची होगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया हुआ, क्षेत्रफल भी कंप्लीट हुआ। एक बात और एक में रहा, उसको देखो। एक बात बताओ, अगर कोई बड़ा चीज है, कोई चीज है बड़ा, अब बड़ा को हमारा छोटा करना है, क्या करेंगे बोलो, छोटा करना, जल्दी से बोलो, डी लगाएंगे। अगर हमको क्षेत्रफल ए बड़ा में दिया है, इसको छोटा करना है तो कोची करते हैं, डी। अगर हमको लेंथ एल दिया, बड़का को इतना को लेंथ दिया है, और में एकदम तनी मनी काटना है, थोड़ा सा काटना है, तो ओकर लंबाई को कोची लिखेंगे, डी। लेकिन अगर हमको छोटका चीज दे दिया है, छोटका दिया है,
कुछ दिया है और बड़का कहा जाए ना तो उसमें डी नहीं लगाते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। अगर हमको डीए से हमको ये चाहिए ना छोटा से फिर बड़ा करना है तो ये छोटका में इसे करें, देखो इसको इंटीग्रेशन बगुला देख रहे हो, हाँ। बगुला, ये बगुला इसे लिखना है जिसको समाकलन पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं समाकलन इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में जरूर पड़ेगा समाकलन का इंटीग्रेशन। और ओकरा में डीए कर दो, जैसे डीए करोगे ना तो ए बन जाएगा, कुछ ही बनेगा, ए बनेगा, कुछ ही बनेगा ए। क्लियर हो गया। अब एक बात, हाँ बोलिए। अच्छा समझाते हैं जो आप बोल रहे हैं हम समझा देते हैं। अच्छा एक और देखो, डीएल का इंटीग्रेशन बोलो, एल हो जाएगा। इंटीग्रेशन को करता है ना कि हम तो जैबे करेंगे तो लेके डी को भी लेके जाता है, तो पूरा लेके चल जाएगा तो केवल एल बचेगा। तो बताइए बड़ा से छोटा करने के लिए क्या लगाएंगे, डी। बड़ा से छोटा करने के लिए डी, और छोटा से बड़ा करने के लिए समाकलन, ना समाकलन इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह कहते हैं। अच्छा हाँ, आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ी होंगी तो आप इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, इनको कहना है कि सर जब इंटीग्रेशन होता है तो में कांस्टेंट आता है, ध्यान दो। इनको कहना है कि कोई भी चीज अगर हम डीएक्स का इंटीग्रेशन करें, एकरा में डी लगल है ना, हाँ। हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी को कोची कर देगा, ये हटा देगा, कोची बन जाएगा, बोलो एक्स, कोची बन जाएगा। ये डी को हटाता है, डी को छोटका चीबा को बड़ा करता है, नहीं हाँ। लेकिन यहाँ प्लस में सी लिखते थे, कांस्टेंट लिखते हैं, एकदम सही है भैया। लेकिन वो इनडिफिनिट में करते थे, डिफिनिट में नहीं, डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। ये बिना लिमिट वाला डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे आपको हम समझा देंगे कि बिना लिमिट दिले कोई इंटीग्रेशन डिफिनिट कैसे हो सकता है, आगे हम समझाएंगे इसी चैप्टर में। इंतजार करो ना, आप इंतजार कर लीजिए, ठीक है। इसमें सी नहीं लिखना है, क्लियर हो गया सबको। एक और लिखते हैं इंटीग्रेशन, मान लो हमको डी भी कहा जाता है, बोलो डी भी मतलब छोटा है, डी भी मतलब छोटा और अब बड़ा करना है तो इसमें समाकलन डी को यहां से हटा देगा, केवल भी बचेगा। दिक्कत नहीं किसी को है, पूरा बात समझ में आ गया। हाँ। तो चलिए पहले बड़ा को छोटा करने के लिए क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी। और अगर कोई छोटा टर्म है, छोटा चीजें हैं, ओकरा बड़ा करना है तो उसमें समाकलन इंटीग्रेशन, इसको हम लोग समाकलन पढ़ते हैं, समाकलन इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं, मैथ वाला टॉपिक है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं रहा, पूरा का पूरा मैथ वाला पोर्शन इतना ही एकरा में था हुआ, मैथ वाला पोर्शन टोटल एंड कर दिए हैं। अब हमनी के थ्योरी में आना है, अब कहां चलना है, थ्योरी में। तो बताओ क्षेत्रफल के लिए कोची एक बार रिपीट करते हैं, बोलते जाना। क्षेत्रफल के लिए क्या बात, क्षेत्रफल सदिश की अदिश, हाँ दोनों सदिश भी और छोटा क्षेत्रफल सदिश, बड़ा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल में डी लगाएंगे तो डी ए को हम लोग कोची पढ़ेंगे, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल पढ़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अदिश गुणनफल ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा करके लिखा जाएगा। पूरा बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग हुआ अपने चैप्टर पे, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा विद्युतीय फ्लक्स से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। क्वेश्चन कुछ ही रहेगा, बोलो विद्युतीय फ्लक्स, ध्यान दीजिए, विद्युतीय फ्लक्स क्या कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसको दो परिभाषा होता है हुआ, विद्युतीय फ्लक्स की दो परिभाषा है। सबसे पहले कहता है कि किसी सतह पर, ध्यान देना एक ही सब पूछा था, किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, किसी सतह पर परिभाषित, एगो सिंपली विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। दो हमनी के पास है, एगो कभी कभी कहता है कि किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें और दूसरा कहता है विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। और जब क्वेश्चन ऐसे दिया था एक ही साल में, लगता है 2020 में आई थिंक दिया क्वेश्चन पेपर जब हम बनावेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ही साल दिया था, सब टीचर वहां चाव करना शुरू कर दिया कि देखिए एक क्वेश्चन आपको दो बार दिया, दो बार, जबकि दोनों का परिभाषा अलग अलग है। देखो एक बात पहले बताते हैं, विद्युतीय किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स को कैसे परिभाषित करेगा ना, हम लोग करेंगे जो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ध्यान आवेश है, कौन सा आवेश है, ध्यान आवेश, कौन सा, तो ध्यान आवेश से ऐसे लाइन निकलता था बाहर की ओर, याद है, तेरा नाम कुछ देते थे, बोलो, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, नाम क्या देते हैं, विद्युत, पीछे के क्लास में पढ़ा है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र। ध्यान आवेश से उत्पन्न होता है, ऋण आवेश में प्रवेश करता है, ध्यान आवेश से उत्पन्न होता है, ऋण आवेश में प्रवेश का, यही तो होता है विद्युत बल रेखा की परिभाषा। अच्छा एक बात देखिए, हम यहाँ पर वैसे लूप रख देते हैं, ध्यान से देखना, ये सब बात अब जितना यहाँ से कहानी, एक बात तो आपको बताना भूल गए कि पूरा का पूरा चैप्टर का स्टोरी है, कौन सी है,
स्टोरी, एक कहानी है पूरा का पूरा। यहां से जो विद्युतीय फलक से शुरू किए हैं, यहां से ही नाम आ रहा है किनकर, गॉस का नाम आ रहा है। गॉस साहब जो है ना, ये गॉस की कहानी है हुआ। तो ये जितना चीज बता रहे हैं सबके सब कौन बतावेंगे, बोलो, गॉस। एक कहानी जैसा इस चैप्टर को हम समझा देंगे, पूरा अच्छा समझ में आ जाए, कहानी जैसा है, ठीक है। तो समझिएगा, गॉस साहब का कहानी यहां से शुरू होता है। गॉस विद्युतीय फलक की परिभाषा देते हैं, बोलो कहां, विद्युतीय फलक की परिभाषा कहां देते हैं, किसी सतह पर, कहां हुआ, तो सबसे पहले कोशिश किया गया क्या है, वो धनावेश लिए है। तो धनावेश से बाहर की ओर कौन निकलता है, विद्युत बल रेखा। अब विद्युत बल रेखा एगो ऐसे बंद लूप ले लिए, कुछ लिए है बंद लूप। अब कहे कि देखो बेटा, जे वो एक से लाइन पास करेगा ना, उसी को विद्युतीय फलक कहते हैं। जे को लाइन पास करे, ध्यान से समझना, जे को एक से लाइन पास करे। यहां देखो बुआ, ये वाला है, अभी बता सकते हो के को लाइन पास कर रहा, अभी बोलो के को लाइन पास कर रहा, के को लाइन पास कर रहा, अभी एक से एक को लाइन पास कर रहा, ये लाइन में रास्ते पास कर रहा, नहीं मतलब फ्लक्स का मान कितना है, जीरो। कितना, जीरो। जे को लाइन पास करेगा ना, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जे को लाइन पास करेगा, उसी को हम लोग कुछ बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब भाई एक हम कुछ ही करते हैं कि एक थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहां ले आते हैं। बताओ के को पास किया, के को देखो 1 2 3, देखो के को है, फ्लक्स कितना हुआ, 3, फ्लक्स कितना। अब कुछ ही करते हैं, ध्यान से देखना, एक और आगे ले आते हैं, यहां ले आए हैं। अब के को लाइन पास करा, गिनो 1 2, यहां गिनो वो लाइन 1 2 3 4, तब बोलो अब फ्लक्स कितना हो गया, 4। समझ रहा, क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, ध्यान से समझना बुआ, एने वाला जो दीवार है ना, एने वाला दीवार जहां रूम में बैठल हो सब लोग, जो ऑनलाइन में रूम में बैठल है ना, इधर वाला दीवार देखो, एक पूरा प्लस मान लेते हैं, कोची एक पर ढेर बनी कच आके प्लस चार्ज दिए हैं, कोची किए हैं, प्लस दिए हैं। हाँ, एने वाला दीवार पर पूरा कोची दे दिए हैं, माइनस, कोची दिए हैं, माइनस। तो ये बताइए, विद्युत बल रेखा प्लस वाला से निकलता है, माइनस वाला में कोची करता है, प्रवेश करता है। धन आवेश से उत्पन्न होने वाली एवं ऋण आवेश में प्रवेश करने वाली काल्पनिक बल रेखाओं को विद्युत बल रेखा बोले थे। याद है, पीछे के चैप्टर में पढ़ाए हैं। बताओ, इनने प्लस है, इनने कोची माने हैं, तब प्लस से निकल के लाइन इन्हें जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मान लो कि तोनी हाथ में चूड़ी वाला कुछ पहन ले है, कुछ है तोनी के हाथ में कोई कड़ा नहीं पहन ले हो, कोई चूड़ी पहन के आई हैं, पहन ले हैं, शादी ब्याह के बाद थोड़े अच्छा हो शादी ब्याह हो लेना, सब इतना जल्दी काय कर लेते हो। हाँ, ये लीजिए चूड़ी एक लेकर आए हैं, कुछ ये हुआ चूड़ी दिख रहे हो सब लोग। चलिए, मिले हुए नहीं लगता, टूटल लग रहा, टूटला ही रहता है, वो बेचारा तन में जुड़ंदा रहता नहीं। अच्छा देखिए, एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना बुआ, इसे समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि उधर से लाइन इधर आ रहा है, ठीक है, इन्हें कौन सी माने थे, पूरा दीवार पे कौन सी माने थे, प्लस, इन्हें कौन सी माने थे, माइनस। तो लाइन प्लस वाला से निकल के किस में जाएगा, बोलो, माइनस में जाएगा। ऐसे करके ढेर मनी लाइन जो रहेगा, ढेर मनी प्लस से ऐसे निकलेगा, माइनस वाला में ऐसे जाएगा। एक हम ऐसे करके रख देते हैं, देखो ऐसे रख देते हैं, ऐसे समझना, ऐसे रखे हैं, समझ में रहा। अब ऐसे रखे हैं तो ओन्ने से लाइन मारा तो एक से अंदर पार करेगा कि नहीं करेगा, तो जे को लाइन पास करेगा ना, उसी को विद्युतीय फलक कहा जाएगा, उसी को किसी सतह पर विद्युतीय फलक कहते हैं। समझ रहा। अब देखिए, जब ये परिभाषा गॉस साहब दे दिए, तब उनकर कहानी में दिक्कत ही हो जाता है कि अब कोची कर लेगा सब ना, कि कोई कोची करे कि बड़का को जेकर हाथ मोटा था, है ना, वो थोड़ा बड़का गोरा चूड़ी था, बाला कुछ बड़ा पहन लेता, तो बड़ा पहन लेता था, इसे रखा था, एगो 100 को पास किया। कितना पास किया, तो 100 को जब पास किया तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100। एगो कहा कि सर हमारे हाथ तो पतला है, हम पतला पहनले हैं, तो छोटा पहन लेता, तो ओकरा इसे करके रखा था, देखा छोटा रहेगा तो कम पास करेगी, ज्यादा कम की ज्यादा कम, तो ओकरा 50 को पास किया, तो ओकर फ्लक्स कितना आया, 50। कोई अंगूठी पहन लेता ऐसे ऐसे अंगूठिया को ऐसे रखेंगे तो छोटा है कि बड़ा है, बोलो, छोटा कि बड़ा, तो उन्हें से लाइन में आएगा तो ज्यादा एक से पास करेगी, कम पास करेगा, कम। तो मान लीजिए एक से 10 को पास किया था, फ्लक्स कितना हो गया, बोले थे कि जे को पास करेगा ना, ओकरे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, वही फ्लक्स है। जे को लाइन पास कर जाए, उसी को कुछ बोलेंगे फ्लक्स। एगो देखते हो तन्नी को मैं लइकवन को करता है, साइकिलिया के पहिया कैसे चलते जाता है, देखियो ना, तो बड़का को साइकिल के पहिया ला के ऐसे कर दिया, ऐसे इतना गो ला के रख दिया, इतना गो ला के रखा था, ज्यादा पास करेगी काम, और ज्यादा पास किया, 1000 ओकरा से पास किया था, फ्लक्स कितना हो गया। अब एक ही क्वेश्चन का ढेर मनी जब आंसर आवे लगा ना, तो गो सर से पूछा कि सर आप तो बताए थे कि जे वो इस लूप से जे को पास करता है, इस बंद लूप से जे को लाइन पास करेगा, उसको फ्लक्स कहेंगे। तब कोई के 1000 को लूप बड़का को है तो 1000
खैर पास किया। कोई छोटा थोड़ा सा है तो उसको कितना 100 को, कोई का और छोटा है तो 50 को, कोई अंगूठी निकाल के इसे रख दिया तो अगर ज्यादा की कम, एकदम कम 5 को 10 को पास कर रहा। तब कौन वाला एकरा में फ्लक्स किसको माने, उनको फ्लक्स परिभाषित करने में क्या हो गया, दिक्कत। समझ में आया? अब ध्यान देना, उनको फिर कुछ ही कहना था। अब फिर वो परिभाषा कैसे दिए जे समझते, देखिए उनको कहना था कि देखो एक काम करो ना कि तुम ऐसे है ना बड़का बड़का वो लूप ला रहे हो ना, ये छोटा बड़ा लूप मत लाओ, ऐसा लूप लाइए जेकर क्षेत्रफल 1 होना चाहिए, बस यूनिट 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना, 1 मीटर। एकदम खाली का क्षेत्रफल 1 मीटर से न ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इकाई क्षेत्रफल वाला लूप, कैसा लूप होना चाहिए बोलो, इकाई क्षेत्रफल वाला लूप। क्षेत्रफल इकाई होना चाहिए इसका, इकाई क्षेत्रफल वाला लूप होना चाहिए। कैसा लूप, इकाई क्षेत्रफल वाला लूप होना चाहिए। एक बाद तुम ला के रख दो, जे को पास कर जाएगा ना वही फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा अब तो सबको कह दिया इकाई, अब कोई बड़का को लेके आवे तो कहे ना बेटा ये ना लेके आवो, बड़का को लेके आनी नहीं है, तुम ऐसा लेके आवो ना जेकर क्षेत्रफल इकाई होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना, बस इतने को। कोई एक से बड़का को लेकर आवे तो कहना नहीं गलती लिखा हो, छोटा लेकर आवे तो नहीं गलती लिखो, सबके एकदम एक समान कर दिए। अब बाद में कहे कि आप बताओ तो के गो लाइन पास करा हुआ तो कहा कि सर 10 गो, तो फ्लक्स कितना हुआ 10। दूसर का आया तो ओकरो के गो पास करेगा 10, तो ओकरो फ्लक्स कितना 10। तीसर का आंसर 10, सबके आंसर 10 आना शुरू हो गया। समझ में आया? इन लाइनमा का नाम कौन दिए हैं बोलो, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल कौन रेखा, नाम कौन दिए हैं, विद्युत बल रेखा। और बताइए इस लूप का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इस बंद लूप का क्षेत्रफल कितना, इकाई। कौन होना चाहिए, इकाई क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इकाई क्षेत्रफल होना चाहिए। देखिए विद्युतीय फलक की परिभाषा आप बता रहे बुआ, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से, बार बार रिपीट करना, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जे गो संख्या पास कर जा, लेकिन उसका क्षेत्रफल एकदम नियत होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। कहीं बउआ अगर क्षेत्रफल इकाई नहीं किए तो जो बड़का को लूप लेकर आवेगा उसका आंसर ज्यादा, जो छोटा लूप लेकर आवेगा उसका आंसर कम। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा विद्युतीय फलक की परिभाषा कहां से शुरू होगा, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से। याद करो, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से पास करने वाले को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फलक कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फलक कहते हैं। तो बताइए विद्युतीय फलक की परिभाषा याद हुआ है, रिपीट करो, बोलो इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फलक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक बात जरा समझोगा, विद्युतीय फलक की परिभाषा जो हम लोग को देना है, विद्युतीय फलक की परिभाषा एक के तरीका से देना है, बोलो के तरीका से, 2 तरीका से। के तरीका से, सबसे पहला को चीज बताओ, सबसे पहला कोई सतह पर, कोई पहला को चीज है तो लीजिए सतह पर आपको परिभाषा, विद्युतीय फलक की परिभाषा सतह पर समझ में आया? विद्युतीय फलक की परिभाषा सतह पर कैसे रहेगा बोलो, तो यहाँ इकाई क्षेत्रफल वाला लूप होना चाहिए, और जे वो इसे लाइन पास करेगा ना ओकरे हम लोग विद्युतीय फलक। जैसे मान लो कि अब जिस चूड़ी दी थी ना, तो चूड़िया का बउआ मान लो कि क्षेत्रफल 1 है, कितना है, इकाई है, एक हम ऐसे कर दिया। अब मान लो 100 को पास किया तो फ्लक्स कितना होगा, अब जितना सब लावेगा सबके क्षेत्रफल इकाई रहेगा तो सबका आंसर कितना रहेगा 100। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन ई वाला जब, अच्छा ये परिभाषा कौन दिए हैं, गॉस, कौन दिए थे, किनका कहानी है बोलो, गॉस का। किनका कहानी है, गॉस का। जब दे दिए कहा क्या का जो परिभाषा दे दिए, तो अगला दिन एक व्यक्ति आया उनके घर। पहले देखो, पहले चिट्ठी आता था, बोझे पहले मोबाइल था नहीं। तो जब सुबह सुबह बेचारा लोटा लेके जा रहे थे, सुबह कहाँ जा रहे थे लोटा लेके, है दूध लावे, बोझे सुबह से उठ कर दूध लावे जा रहे थे लोटा लेके, नहीं हंस रहे हैं, दूध लावे जा रहे थे। कहाँ तुम्हारा नहीं जाने का, हमारा जानकारी है कहाँ जा रहे थे, हाँ दूध लावे, कुछ लावे, दूध लावे। तो जब दूध लावे सुबह सुबह गेट खोले लोटा लेके ऐसे, तो देखे कि चिट्ठी रखल है, कुछ रखल है, और चिट्ठी में कोची लिखल था, जरा ध्यान से समझना, परिभाषा कोची दिए हैं बोलो, ये बोले हैं कि इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से आप पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, बोलो इसका नाम कौन दिया है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा है ना। एक संख्या को के पास क्या, 1 2 3 4 5 6, तो फ्लक्स कितना हो गया बोलो, तो फ्लक्स को 5 से शुरू करते हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू आगे बतावेंगे, फ्लक्स का वैल्यू 6 हो गया। उसमें चिट्ठी भी लिखा था कि सर हम ही किए ना,
तो हमारा लेनमा दिख ही नहीं रहा। एक बार बताओ, विद्युत बल रेखा जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि विद्युत बल रेखा दिखाई नहीं देता, काल्पनिक होता है। विद्युत बल रेखा कुछ होता है। तो एक बार बताइए, अगर आप ऐसे करके चूड़िया चाहे बलबाई से रखोगे तो लेनमा वहां से तो निकलेगा, लेकिन लेनमा आपको दिखाई देगा? अरे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ, वो लाइन दिखाई देता है। विद्युत बल रेखा जैसे चूहा बिलाई कुत्ता कुछ मर जाता है तो स्मेल दिखाई देता है, तो उसी तरह से लाइन दिखाई देगा? नहीं, काल्पनिक होता। विद्युत बल रेखा कौन सी है? धन आवेश से उत्पन्न होने वाले ऋण आवेश में प्रवेश करने वाले काल्पनिक बल रेखाओं को। तो कहा कि सर जी तो दिखबे नहीं करता, तो हम गिने कैसे? जैसे एक बात बताइए, ये अभी आपको दिख रहा है तो गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 आई दिखबे नहीं करेगा तो कहां से गिनिएगा? तो कैसे जब गिन ही नहीं पाएंगे तो फ्लक्स कैसे बतावेंगे? ये डिफिनेशन तो आपका गलती हो गया है। कैसे बतावे? गिने दिखेगा तब ना। हम ऐसे ठीक होने प्लस रख दिए ना माइनस रख दिए, तब प्लस से निकल के माइनस में जाएगा। सही बात है। हम ऐसे करके रखेंगे तो इस तरह जब ऐसे रखेंगे तो एक से लेनमा पास करा, लेकिन हमको दिख ही नहीं रहा। तो जब दिख ही नहीं रहा था गिनेंगे कैसे? और जबकि परिभाषा में बोले हैं, आप परिभाषा में कुछ बोले हैं कि देखिए इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से, इकाई क्षेत्रफल वाले कुछ लूप से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, के वो लाइन पास किया, संख्या गिनो, गिन के आंसर बता दो। लेकिन गिनेंगे कब? जब दिखाई देगा तब। तो अब कहेंगे अच्छा बेटा ऐसा बात है, एक काम करो, ठीक है, अगला दिन फिर वो परिभाषा दिए हैं। तो इस दूसरा का परिभाषा क्यों दिए जे अब समझ में आया? अब समझ में आया कि विद्युतीय फलक के दो परिभाषा काहे देवल गया है। पहले सतह पर परिभाषा दिए थे कि इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इकाई क्षेत्रफल वाला लूप है, एक से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फलक कहते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरा का परिभाषा है, दूसरा का में देखिए पहला तो सतह पर हो गया, दूसरा का फिर विद्युतीय फलक की परिभाषा कैसे आया जाए। उनको एक बात और कहना था कि देखो दूसरा का क्या करो ना, अगर नहीं गिन पा रहे हो तो एक काम ऐसा करो, देखो ध्यान दो इधर, उनको कहना था ऐसे परिभाषित करो। सबसे पहले बोले कि ई को क्यों होता बता सकते हो? विद्युतीय क्षेत्र की पढ़ाए थे, प्रबलता, प्रवणता या तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, प्रवणता या तीव्रता, इसको हम ई वेक्टर से लिखे हैं। सोचे अच्छा ये बताइए ई को चाहिए विद्युतीय, बोलते जाओ विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता मान लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता है, इसे तीन नाम देते हैं, प्रबलता, तीन नाम देते हैं। विद्युतीय प्रबलता बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, पीछे पढ़ाए हैं। ई हो गया, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, डीए को कोची बोले थे? डीए वेक्टर भी पढ़ाए थोड़ा देर पहले। एक नाम कोची दिए थे, डीए वेक्टर का नाम याद है किसी को? सदिश क्षेत्रफल। एकदम बिल्कुल सही है। कोची है? सदिश क्षेत्रफल। कोची बुआ? सदिश क्षेत्रफल। क्लियर? इधर देखो, और एक बात देखो, दोनों के बीच हमेशा वो डॉट चिन्ह दिए हैं, डॉट। तो कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट कोची होता था? सदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल, आदिश गुणनफल। डॉट कौन सा गुणनफल? आदिश। अभी पीछे पढ़ाए हैं, याद होगा, अभी पीछे, अभी भी बोर्ड पर वही होगा। कैसे? हाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी पढ़ाए हैं, यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, आदिश गुणनफल में कहते हैं कि बीच में डॉट होता है। हाँ। नहीं, ए और बी है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का आदिश गुणनफल ही होता है। हाँ। तो उनको कहना था कि अगर सेकंड डिफिनेशन देना चाहते हो ना तो एक काम करो, हुआ सेकंड डिफिनेशन कैसे आपको देना है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड ई को चाहिए, बताओ ई क्या है? ई, हाँ ई को चाहिए विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। ई को चाहिए विद्युतीय क्षेत्र की, सब बोलते प्रबलता। और डीए को चाहिए सदिश क्षेत्रफल। को चाहिए सदिश क्षेत्रफल। याद हुआ? विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दूसरा सदिश, इसका कौन सा गुणनफल डॉट किए हैं? तो सदिश गुणनफल की आदिश गुणनफल, आदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? आदिश गुणनफल। तो हो तो गया वो, इसी को हम फलक्स कहते हैं। देखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के आदिश गुणनफल को, फिर से क्या देखो, विद्युतीय क्षेत्र की कोची प्रबलता और डीए को बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल। तब विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल है? आदिश गुणनफल। एक कोची पढ़े थे बोलो तो? ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर को क्या पढ़ा था? अभी आगे पढ़ने के लिए बताया। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का आदिश गुणनफल, डी मतलब कौन सा गुणनफल? यहाँ पर डॉट मतलब कौन सा गुणनफल? आदिश। तो उसी तरह से बोलो, इसको कोची बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। डीए को कोची बोलेंगे? सदिश क्षेत्रफल। डॉट है तो कौन सा गुणनफल? आदिश गुणनफल। तब विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के आदिश गुणनफल को विद्युतीय फलक्स कहते हैं। कोची बोलते हैं? विद्युतीय फलक्स। लीजिए, विद्युतीय फलक्स बराबर परिभाषा हो गया, वो विद्युतीय फलक्स बराबर परिभाषा हो गया। तब विद्युतीय फलक्स बराबर कोची लिखेंगे बोलो? विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के आदिश गुणनफल को विद्युतीय फलक्स कहते हैं। फिर से बोलो, इसको रिपीट करो। विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के
आदेश गुणनफल को विद्युतीय फलक्स कहते हैं। तो बताइए विद्युतीय फलक्स के गो हो गया परिभाषा हुआ, 2 गो के गो 2 परिभाषा। पहला परिभाषा बोलो, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से, इकाई क्षेत्रफल वाले लूप से पास करने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कुछ बोलते हैं विद्युतीय फलक्स। कहाँ? सतह पर। लेकिन एक बात बताइए, एकरा में दिक्कत कुछ हो गया था, इलेनवा दिखेगा तो दिखबे नहीं करेगा तो गिनोगे कैसे? तो कहा कि एगो चिट्ठी लिख दिया कि सर गिन नहीं पा रहे हैं, कैसे गिने, दिक्कत हो गया। तो क्या अच्छा बेटा गिनने में दिक्कत हो गया तो एक काम करो, रुको थोड़ा सा हम दूसरा दे देते हैं परिभाषा। ये विद्युतीय फलक्स बराबर परिभाषा कौन सी दिए हैं बोलो? विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता एवं सदिश क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल? आदिश गुणनफल। डॉट है ना, आदिश गुणनफल को विद्युतीय फलक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? एकरा लिखेंगे कैसे ये समझा देते हैं, क्योंकि जब नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर जो लाइव वाले पढ़ रहे हो, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो ना, टेलीग्राम पे आपको उसका नोट्स मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर विद्युतीय फलक्स को सूचित करते हैं फाई से। किससे हुआ बोलो? फाई से। तब फाई बराबर लिखा जाएगा इसे, देखो कैसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर और डॉट बोलो, डॉट डीए वेक्टर। ई वेक्टर और डॉट बोलो, डीए वेक्टर बोलो। पूछा जाए, अच्छा देखो इसमें डीए लगा है ना, तो यहाँ फाई ना देके डी फाई लिखा जाता है। एक हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे कि डी फाई इसमें क्यों दिए हैं, डी फाई इसमें क्यों दिए हैं, ये अगला क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इसका कोची बनेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए। इसमें फाई कोची है, फाई क्या है? विद्युतीय फलक्स, विद्युतीय। ई कोची है? विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। डीए कोची है? सदिश क्षेत्रफल। क्लियर है? कौन सा? डी फाई कोची है? डी लगाते हैं तो उसमें छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा कि बड़ा? छोटा, बहुत छोटा हो जाता है। डी क्यों लगाए यहाँ पर? यहाँ तो सदिश क्षेत्रफल हमको लिखना है तो डी लगा देंगे। यहाँ क्यों लगाए सब अगला क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा मात्र है कि सबके सब आपको अगला क्लास में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा मात्र लिखना चाहिएगा ना, तो एक और होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक और होता है बोल्ट मीटर, बोल्ट प्रति मीटर नहीं, बोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो अगला क्लास में इसको हम सब डिस्कस कर देंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। क्लास ज्यादा लंबा क्यों, और आगे भी सब्जेक्ट पढ़ाना है ना। बिल्कुल, हाँ टाइम देखना है। यहाँ तक में कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्लियर हो गया? घर पे एकदम मेहनत करो, एकदम रगड़ के खूब पढ़ो बुआ, पढ़े में कोई कमी नहीं करना, नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपको हम बताते हैं, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, कुछ चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये देख रहे हो पैसा, सब लोग देख रहे हो पैसा। देखिए ये जो पैसा देख रहा है ना सब लोग, ये पैसा, ये बुआ 10-10 के है, 20-20 के नोट है, देख रहे हैं पुराना है, फटा हुआ है इस तरह से। लेकिन हाँ पैसा है, इसका तो महत्व है, फटा रहे चाहे पुराना रहे। अच्छा कहोगे सर दिखाए क्यों है? ये 10-10 के 20-20 के नोट, ये 1000 टोटल है। कितना है? 1000। आप लोग को जैसे 12th में तुम लोग 11th वाला लेकिन जो क्लास स्टार्ट हुआ होला तो काफी दिन हो गया है ना, 4 महीना 5 महीने के आसपास हो गया, 5 महीने के आसपास हुआ है। तो एक बच्चा था जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, आज उसका एडमिशन हुआ है। 5 महीने से एडमिशन नहीं लिया है, ऐसे ही करके क्लास आ रहा था। तो बाद में पूछे भी थे कि क्यों एडमिशन थे, कि सर अभी दिक्कत है पैसा। ठीक है अब आराम से पढ़ो ना, यहाँ तो यही है कि क्लास में देखते हो किसी को पैसा के लिए बाहर नहीं करते हैं, गरीब है क्या दिक्कत है। लेकिन जब आज जमा किया पैसा, तो जब देखे कि इस तरह से वहां जो बैठे थे ऑफिस में जो एडमिशन लेते हैं, देखे तो कहे कि 10-10 का ऐसा का है। तो बताया वो लड़का बताया कि देखिए जो हमारे पिताजी जो है ना बहुत गरीब हैं और ठेला लगाते हैं, ठीक है क्या कहते हो, फुचका उचका नहीं होता पानी पूरी जो खाते हो उसका ठेला लगाते हैं, और उसी से जो पैसा हुआ है ना इतना दिन में, तो हमको और कहा कि 2-3 गो भाई बहन तो सब लोग पढ़ता ही है नहीं, तो पैसा बहुत खर्चा होता उसमें। तो ये जो पैसा उसमें जो बचा है ना, उसमें किसी तरह से करके 4-5 महीना में 1000 रुपया बचा के हम एडमिशन के लिए लाए हैं पैसा, ये कहा। अब आप लोग देखिए गार्जियन की मजबूरी आप लोग नहीं समझते हैं। वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये नहीं कि पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। हम आपको समझाना ही चाहते हैं ना बुआ, ये समझाना चाहते हैं कि गार्जियन की आप मजबूरी को समझिए, कितना मेहनत करके गार्जियन लोग जो है वो पैसा आपको देते हैं। आपको क्या चाहिए, तो आपको अच्छा जूता चाहिए, बहुत अच्छा कपड़ा आपको चाहिए, है ना, बेल्ट चाहिए, मोबाइल बहुत अच्छा चाहिए, तब हम पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, हमको गाड़ी चाहिए, साइकिल ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज आपको डिमांड कर देते हैं ना। गार्जियन कहाँ से कैसे पूरा करता है, किस तरह से मेहनत करके आपको है ना आगे पढ़ा रहा है, नहीं खुद उसको अपना अच्छा कपड़ा को फंक्शन में जाने के लिए अच्छा कपड़ा आपके पिताजी के पास नहीं होगा। अब देखिए जो गरीब लोग हैं, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एवरेज लोग ही सब क्लास में बैठे हुए हैं, तो अपने पिताजी का देखिए कोई स्पेशल अलग से कपड़ा नहीं कि किसी फंक्शन में, लेकिन आपके पास स्पेशल है। गर्ल्स लोगों को तो के पास और ज्यादा रहता है, और तुम लोग और ज्यादा डिमांड करती हो नहीं,
रहता है ना, तो कैसे वो पूरा करके देते हैं ये आप समझ नहीं पाइएगा। आज जिस दिन ये बात समझ जाइएगा ना, आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखो बुआ, आज मेहनत से दिल लगा लो, नहीं तो आप जो कहते हो ना कि नींद आता है हम लोग को बहुत, अभी तो कुछ देर पहले क्लास में करा था कि सर बहुत नींद आता है पढ़ते समय। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी आप नींद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको काम करते करते नींद उड़ जाएगा ना, सोने के लिए आपको नींद के दवा खाई पड़ेगा, ऐसा स्थिति बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, अभी जो आराम से आप सो जा रहे हो ना, बाद में दवाई खाई पड़ेगा आपको सुतने के लिए। फिर नहीं, ऐसे नींदे नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब को नींद के दवा दिए हैं, काम का इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा फिर बाद में। अगर लगता है कि जीवन में अच्छा से सफलता से हो गया, तो एकदम अभी इस एज में मेहनत करे कि यही तो एज है, जितना मेहनत कर सकते हैं ना खूब मेहनत कीजिए। और मेहनत आपको इस दुनिया का सबसे ऊपर तक लेके जाएगा। मेहनत ऐसा चीज आप सोचिएगा नहीं जहां पहुंचा देगा, आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। लेकिन हाँ, एकदम सही डायरेक्शन में ठीक से और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ये नहीं कि कॉपी किताब ले ले हैं, मोबाइल में लगल है, तो फिर ईमानदारी, आप खुद अपन अंदर की स्थिति को आप खुद जान रहे होंगे। आपको आप है ना, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपके मन को, आपके अंदर के भाव को, आप क्या करते हैं नहीं करते हो, ये चीज आपसे ज्यादा कोई नहीं आपको जानता है। तो ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए। नहीं देखा, हाँ अच्छा, हाँ ये भी है, ठीक, हाँ। और ये जो पैसा जो बच्चा दिया है ना, उसको फी माफ करने के लिए बोले हैं, लेकिन फिर भी हमको ये लगा कि अगर फी माफ कर देंगे तो ऐसा तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, सबके साथ अन्याय हो जाएगा कि सर फी उसको माफ कर दिया, हमारे फी काहे ना माफ किए हैं। तो उसके लिए बोले हैं 11th वाला में एक टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट में अगर उस बच्चे का नंबर 60% से ज्यादा आ जाएगा ना, तो उसका पूरा फी माफ हो जाएगा। 11th का फी माफ रहेगा, 12th का फी माफ रहेगा, इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ेगा उसका भी फी माफ रहेगा। 2 लाख 3 लाख रुपए ये लगता है इंजीनियरिंग करने में, लगता है ना, बाहर जाइए ना पढ़ने के लिए, आपको लग ही जाएगा उसका भी। नहीं तो अगर उसको कंपटीशन में पढ़ना हो तो उसका फी माफ रहेगा, अगर 60% बच्चा लिया है तब। ठीक है, चलिए घर पे पढ़िए, पहले तक पढ़ना बहुत जरूरी है बुआ, मेहनत करो एकदम सही डायरेक्शन में। ठीक है।